नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। उत्तर, शहरों में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन सामग्रियां हैं। नंबर 1, पेड़ पौधों के उत्पाद। नंबर 2, अंडे, मांस और मछली। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, चावल, सफ़ेद चना, दालें और तिलहन आदि। नंबर 4, दूध, दही, घी एवं संभवतः शहद। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा से प्राप्त जल हुए अनाज के दाने, बीज और हड्डियों आदि की सहायता से वहाँ के लोगों की खान पान की आदतों को पता लगाया है। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे तथा भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को दूध के लिए पालते थे तथा मछली, हिरन, सांभर, बारहसिंगा और सूअर को मांस के लिए पालते थे। पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों द्वारा इसी भोजन का उपयोग किया जाता था। गुजरात के लोग दुधारू पशुओं को ज़्यादातर पालते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाई से कछुओं की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सेलखंडी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि लोग नींबू, खजूर, अनार और नारियल जैसे फलों की भी जानकारी रखते थे। बड़े बड़े घरों में अन्न के भंडार थे। अनाज के संरक्षण से पता चलता है कि हड़प्पा में अन्न का आगमन और निर्गमन शासन द्वारा नियंत्रित रखा होना। यही नहीं, अनाज विनिमय का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। प्रश्न नंबर 2, पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? उत्तर, पुरातत्वविद किसी सांस्कृतिक विशेष के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां हैं: समाधानों का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं की खोज। नंबर 1, समाधानों का अध्ययन। समाधानों का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हड़प्पाई समाधानों का अध्ययन करते हुए तत्वविदों को अनेक भिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरा स्थलों से जो समाधान मिले हैं उनसे स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्ते अथवा गड्ढे में दफनाया जाता था, किंतु सभी समाधान गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी। अधिकांश समाधान गर्तों की बनावट सामान्य थी, किंतु कुछ सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। गंगों की बनावट में पाई जाने वाली विविधताओं से लगता है कि सभ्य हड़प्पाई समाज में भिन्नताएं विद्यमान थी। ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्च अधिकारी वर्ग अथवा संपन्न वर्ग के समाधान रहे होंगे। समाधान गर्गों में शव सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाते थे। कुछ कब्रों में शव मृत भाड़ों और आभूषणों के साथ दफनाए गए मिले हैं और कुछ में तांबे के दर्पण, सीप और सुरमे की सलाइयाँ भी मिली हैं। कुछ समाधानों में बहुमूल्य आभूषण एवं अन्य सामान मिले हैं, तो कुछ से बहुत ही सामान्य आभूषणों की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है। नंबर 1, एक समाधान में एक पुरुष की खोपड़ी के पास से एक जैसा आभूषण मिला है जिसे शंख के 3 छल्लों, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनकों और सैकड़ों छोटे छोटे मनकों से बनाया गया था। काली वंगन के छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढों में
रखदानियाँ तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ गड्ढों में हड्डियाँ एकत्रित मिली हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीकों से कम 3 तरीके से किया जाता था। शवों का सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री उसके साथ रख देने जैसे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी मरणों मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। उल्लेखनीय है कि संभवतः हड़प्पाई लोग शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। नंबर 2, विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं के अस्तित्व का पता लगाने के लिए एक अन्य विधि विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना है। समाधानों से उपलब्ध होने वाली पूरा वस्तुओं का अध्ययन करके पुरातात्विक उन्हें 2 वर्गों अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभक्त कर देते हैं। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चकिया, मृभाड़, सुइयां, झावा आदि आती हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलता पूर्वक बनाया जा सकता था। इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त हुई है। विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत वह महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थी जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों द्वारा किया जाता था। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगरों से ही मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पाई समाज में विद्यमान भिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक घटक ही रहे होंगे। उदाहरण के लिए काली वंगन में मिले साक्ष्य से पता लगता है कि पुरोहित दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थिर अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार पुरातात्विक हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातों जैसे विभिन्न लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नगरों अथवा छोटी बस्तियों में निवास, खान पान एवं रहन सहन और समाधानों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य अथवा सामान्य वस्तुओं आदि पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। अथवा हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। उत्तर, हड़प्पाई नगरों को स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर की पुष्टि में हम निम्नलिखित कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 1, प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नलियां होती थी जो नहान घरों तथा शौचालय से जुड़ी होती थी। इसके द्वारा घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्य आकार की निकास नलियों तक पहुंच जाता था। नंबर 2, मध्य आकार वाली नलियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों में मिलती थी। सामान्यतः नालियां लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु कुछ इससे दोगुनी बड़ी होती थी। नंबर 3, नलियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार इन्हें हटाकर नलियों की सफाई की जा सके। नंबर 4, ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था और फिर उसके अगल बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार तथा दीवार का गली के साथ सटा होना आवश्यक था। नंबर 5, बड़े नाले ईंटों से अथवा तरासे गए पत्थरों से ढके हुए होते थे। कुछ स्थलों में टोड़ा मेहराबदार नाले भी मिले हैं। इसमें से एक लगभग 6 फुट गहरा है।
जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। नंबर 6, मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार होदियां बनी होती थी। नालियों के मोड़ों पर त्रिकोणी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नंबर 7, घरों का कूड़ा करकट नालियों में नहीं अपितु घरों के बाहर रखे गए ढके हुए कूड़ेदान में डाला जाता था। नंबर 8, जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। अनेक छोटी बस्तियों में भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए लोथल के निवास स्थानों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, किंतु नालियों पक्की ईंटों से बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे। कारजी, लियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा फैंस और पक्की मिट्टी आदि। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे। कुछ मनकों पर सोने का टोप होता था। ज्यामितीय आकारों के लिए भिन्न भिन्न रंग रूप देकर उन मनकों को तैयार किया जाता था। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियां और रंगों का इस्तेमाल होता था। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था। सेलखंडी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसानी से ही हो जाता था। सेलखंडी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। कठोर या ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकारों के मनके ही बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार अंकित का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। उसमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे। फिर मनके बनाए जाते थे। मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पालिश, फिर उसमें छेद किए जाते थे। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसका वर्णन कीजिए। शव किस प्रकार रखा गया है? इसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं? क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं? क्या इससे कंकाल के लिंग का पता चलता है? उत्तर, इस शव को देखने से पता चलता है कि शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया गया है। शव के साथ कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा निवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। शव के पास कुछ बर्तन रखे गए हैं। इसमें से एक पानी का जग है और दूसरा ढके हुए बर्तन में संभवतः खाने की सामग्री रखी गई होगी। शव के पास ही एक छोटी सी तिपाई दिखाई देती है। इसके ऊपर की प्लेट को देखकर लगता है कि इसे खाना परोसने के लिए रखा गया होगा। मृत शरीर पर कुछ पूरा वस्तुएं भी दिखाई देती हैं, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है। लगता है कि मृत चित्र 1.11 हड़प्पाई सवा गाढ़ ईंटें, मनके तथा अस्थियां, शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे। मृत शरीर की पूरा वस्तुओं से उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हार, कंगन, भ्रुजबंध, अंगूठी आदि पुरुष स्त्री दोनों धारण करते थे, किंतु चूड़ियां, करधनी, बाली, बूंदे, नथुनी और पायजेब जैसे आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं ही करती थी। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 500 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थापित था।
सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों अथवा प्रेतों का टीला। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया। 5000 वर्ष पहले यह एक विकसित शहर था। यह 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ। यह पूरा स्थल की खोज हड़प्पा के बाद ही हुई थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनोखा पक्ष शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो था। इसकी खुदाई से निम्नलिखित विशिष्टताएं प्रकट हुई हैं। सुनियोजित नगर। नंबर 1, मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या किला था और पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। नंबर 2, दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। नंबर 3, दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार थी जो दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग में शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। नंबर 4, निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था। इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे जिनमें सामान्य जन अर्थात शिल्पी आदि रहते थे। निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। नंबर 5, नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अर्थात बाहरी चारदीवारी के में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नंबर 6, नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक चार दीवारी में प्रवेश द्वार थे। नंबर 7, नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची दीवार से घिरे हुए कई सेक्टर थे। नंबर 8, प्राय सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय और कुएं होते थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था, एक चौरस आंगन और चारों तरफ कई कमरे। नंबर 9, घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्राय सड़क की ओर नहीं खुलती थी। बड़े घरों में सामने के दरवाजे के चारों ओर एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के अंदर ताक झांक न की जा सके। सुव्यवस्थित सड़कें एवं नलियां। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियां थी। नंबर 1, सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी होती थी और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी। नंबर 2, सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से ही इसकी सफाई होती रहती थी। नंबर 3, मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। नालियां प्राय 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। नंबर 4, नालियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई होती थी। इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार नालियों की सफाई की जा सके। नंबर 5, मल जल की निकासी के लिए मुख्य कनालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियाँ बनी होती थी। नंबर 6, एक टोड़ा मेहराबदार नाला संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। विशाल स्नानागार, अन्नगार एवं भवन। नंबर 1, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्तर कोटि की पक्की ईंटों से बना स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इस संरचना के अनोखेपन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का आवश्यक अंग है। नंबर 2, मोहनजोदड़ो की
एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग के मिलने वाला वियल अंगार है। इसमें ईंटों से बने 27 खंड थे, जिसमें प्रकार के लिए आड़े तिरछे रोशनदार बने हुए थे। अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरों की कई कतारें थी। इन चबूतरों में से एक चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी ओखली का बना निशान मिला है। नंबर 3, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र के में विशाल स्नानागार की एक तरह एक लंबा भवन 280 गुणे 78 फुट मिला है। इतिहासकारों के मतानुसार यह भवन किसी बड़े उच्च अधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। महत्वपूर्ण भवनों में एक सभा कक्ष भी था, जिसमें 5-5 ईंटों की ऊंचाई की 4 चबूतरों की पंक्तियां थी। यह ऊंचे चबूतरों ईंटे के बने थे और इस पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की ओर कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंधन। मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंधन अत्यधिक कुशल एवं व्यवस्थित था। यद्यपि यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे। संभव है वे राजा रहे हो या पुरोहित अथवा व्यापारी। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी। किंतु इसका आश्चर्य कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंधन कुशल हाथों में था। प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर सफाई और जल निकास की उत्तम अवस्था, अच्छी सड़कें, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों की व्यवस्था, उन्नत व्यापार माप तौल के एक रूप मानक सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता आदि सभी इसके प्रबल प्रमाण हैं। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधित प्रतिभा उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियां, औजार एवं हथियार बनाना, सूत एवं ऊन की कताई, बुनाई एवं रंगाई, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी तथा नौकाएं बनाना आदि उनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चनहूदड़ो की छोटी सी बस्ती 7 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादनों के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, सौ, शंख, सीपिया, कोड़िया, विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ज, सेलखंडी आदि, मिट्टी के बर्तन, सुइयां, फैंस, तकलियां, मनके, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, हड्डियां, घिसाई, पॉलिश और छेद करने के औजार आदि विभिन्न शिल्प उत्पादनों के लिए आवश्यक थे। कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत। विभिन्न शिल्प उत्पादों के लिए आवश्यक कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त किया जाता था। कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, किंतु कुछ जलोढ़ मैदान के बाहर से मंगवाना पड़ता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादनों के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त करते थे। नंबर 1, वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। कपास की खेती की जाती थी। ऊनी कपड़ों के निर्माण के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त किया जाता था।
नंबर 2, ईंटों, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ एवं खिलौनों के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी। चोलिस्तान, पाकिस्तान और बनावली, हरियाणा से मिलने वाले मिट्टी के हल साक्षी हैं कि वहाँ उत्तम कोटि की चिकनी मिट्टी मिलती थी। नंबर 3, हड़प्पा विभिन्न पशुओं से प्राप्त की जाती थी। मछलियों की हड्डियाँ, मछुआरों से पक्षियों की हड्डियाँ तथा जंगली पशुओं की हड्डियों शिकारियों से अथवा स्वयं शिकार करके प्राप्त की जाती थी। नंबर 4, लकड़ी के हलों, विभिन्न वस्तुओं, औजारों एवं उपकरणों के निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती थी। बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटामिया से मंगवाई जाती थी। नंबर 5, सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए फैंस जैसे मूल्यवान पदार्थ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त किए जाते थे। नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उन उन स्थानों में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी जिन जिन स्थानों से आवश्यक कच्चा माल सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सकता था। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां से संघ सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता था, अपनी बस्तियां स्थापित की जाती थी। नंबर 7, वह कार्नेलियन मन के गुजरात की से सीसा दक्षिण भारत से और लाजवर्द मड़िया कश्मीर और अफगानिस्तान से लेते थे। नंबर 8, उन्होंने सुदूर अफगानिस्तान से में सोतुदर्दी में अपनी बस्ती स्थापित की, क्योंकि यह स्थान नीले रंग के पत्थर यानी लार्जवर्ड मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। इसी प्रकार लोथन जो कार्निलियन गुजरात में भ्रड़ोच सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से एक धातु राजस्थान से के स्रोतों के निकट स्थिर था। नंबर 9, सिंधु सभ्यता के लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान बेचकर भी वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे। इन अभियानों का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना होता था। वह अभियान बेचकर राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। नंबर 10, हड़प्पाई लोग संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। हड़प्पाई पुरावस्तुओं और ओमानी तांबे दोनों में निकल के अंशों का मिलना दोनों की साझा उद्भव का परिचायक है। व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। वह बड़ी बड़ी नावों एवं बैलगाड़ियां पर अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे तथा उनके बदले वस्तुएं तथा अन्य आवश्यक सामान ले आते थे। इन क्षेत्रों में जब तक मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुओं से ऐसे संपर्कों पर संकेत मिलता है। प्रश्न नंबर 8, चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार का अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। उत्तर, जैसा कि हम देखते हैं कि विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए पूरा वस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पूर्व निर्माण में सहायक रही हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों की घरेलू वस्तुएं आदि। कुछ अज्वलनशील कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी आदि लुप्त हो चुकी हैं। कुछ चीजें ही बची हैं, जैसे पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु और टेराकोटा आदि। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रश्नोत्तर पिंड और अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, जिन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता था। यही पूरा वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुई हैं, नहीं तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अधूरी ही प्राप्त होती
है। पुरातत्वविदों ने उन्हीं पुरावस्तुओं के आधार पर मानव जाति के क्रमिक विकास को चिन्हित किया है। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। पुरातत्वविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना जो उन्हें आभूषणों और औजारों आदि पर दिखाई दिए। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, जैसे किसी सांस्कृतिक विशेष में रहने वाले लोगों के बीच क्या सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं। जैसे हड़प्पा सभ्यता कालीन मिस्र की पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित भी किया है। उदाहरण स्वरूप, पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है, अर्थात कुछ विद्यमान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नीतियां पात्रों के संबंध से और पत्थर की चक्कियों के बारे में युक्ति संगत रही है, तो कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही। जैसे कई मोहरों पर रुद्र के चित्र अंकित हैं। पूरा वस्तुओं की उपयोगिता की समझ हम आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर ही लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ हड़प्पा स्थलों पर मिले कपास के टुकड़ों के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी तो उन्होंने उन्हें धार्मिक महत्व की समझ ली। इस मोड़ों पर भी अनुष्ठान के दृश्य, पेड़ पौधे अर्थात प्रकृति की पूजा के संकेत मिलते हैं, तथा पत्थर भी शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर 39 फीट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष प्राप्त किए हैं। कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल से बाट, चूड़ियाँ और पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, आकृतियाँ और अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों ने विभिन्न वैज्ञानिकों की मदद से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किए हैं। कई अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण से निष्कर्ष निकालते हैं, जिनमें कुछ असफल भी रहे। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभव है वे राजा रहे हों या पुरोहित अथवा व्यापारी। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी। हटज महोदय यहाँ के शासन को जनतंत्रात्मक शासन मानते हैं, किंतु पिगाट और व्हीलर के मतानुसार सुमेत एवं एकड़ के समान हड़प्पा में भी पुरोहित राजा शासन करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य पर 2 राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार संभवतः संपूर्ण क्षेत्र अनेक रजवाड़ों से विभक्त था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी। जैसे सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगन और गुजरात में लोथल। कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता में अनेक राज्यों का अस्तित्व नहीं था, अपितु यह एक राजा के नेतृत्व में एक ही राज्य था। हड़प्पा सभ्यता के शासन का स्वरूप चाहे जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने तथा आक्रमणकारियों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजित नगर सफाई तथा जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार
माप तौल के एक रूप, मानक, सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता आदि सभी इस तथ्य के प्रबल प्रमाण है कि हड़प्पा के शासक प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। संभवतः हड़प्पा के शहरों की योजना में भी राज्य का महत्वपूर्ण भाग रहा होगा। इतिहासकारों का विचार है कि प्राचीन विश्व में जहाँ जहाँ नियोजित वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं, वहाँ वहाँ इन बात का पता चलती है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे धीरे नहीं, अपितु एक विशेष ऐतिहासिक समय में इसका निर्माण हुआ और अनेक विषयों में बस्ती को फिर से बसाने के कारण ऐसा किया गया। इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा के शहरों की ईंटों का एक जैसा आकार या तो कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण था या इसलिए कि लोगों को व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने के लिए नियुक्त किया गया होगा। इसी प्रकार हड़प्पा के विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के तांबे, कांसे और मिट्टी के बर्तन मिलने से भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसी प्रकार यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न नगरों की योजना भी राज्य द्वारा बनाई गई होगी और विभिन्न स्थलों पर सड़कों और नालियों के निर्माण का कार्य भी राज्य ने किया होगा। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा के शहरी केंद्रों की योजना का अध्ययन करने पर वहाँ की नागरिक व्यवस्थाओं की देखरेख और एक विशाल जल और निकास व्यवस्था का पता चलता है। निकास के लिए प्रत्येक गली में नाली बनी होती थी। गली में बनी यह नाली पूरे शहर नियोजन एक भाग थी। घर अपने अपने ढंग से अलग अलग इस कार्य को नहीं कर सकते थे। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रशासन द्वारा स्वयं सभी कार्यों को नियंत्रित किया जाता था तथा इनकी देखरेख का कार्य किया जाता था। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन और वितरण का कार्य भी शासकों द्वारा नियंत्रित होता था। यही कारण था कि कुछ उद्योग विशेष रूप से कम वजन वाले कच्चे माल अथवा ईंधन के स्रोत के निकट स्थिर होते थे और कुछ वहां स्थिर थे जहां उनकी खपत सबसे अधिक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में विशाल अन्य गारों का मिलना इसका प्रबल प्रमाण है कि हड़प्पाई शासकों को सदैव प्रजाहित की चिंता रहती थी। इसलिए अनाजों को विशाल अन्नागारों में सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि किसी भावी आपात स्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके। मानचित्र कार्य। प्रश्न नंबर 10 पाठ्य पुस्तक में मानचित्र 1 में उन स्थलों पर पेंसिल से घेरा बनाइए जहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों के आगे क्रॉस का निशान बनाइए जहां उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। उन स्थलों पर क लिखिए जहां कच्चा माल मिलता था। उत्तर स्वयं करें। परियोजना कार्य कोई एक। प्रश्न नंबर 11 पता कीजिए कि क्या आपके शहर में कोई संग्रहालय है। उनमें से एक को देखने जाइए और किन्हीं 10 वस्तुओं पर रिपोर्ट लिखिए और बताइए कि वह कितनी पुरानी है, वह कहाँ मिली थी और आपके अनुसार उन्हें क्या प्रदर्शित किया गया है। उत्तर हाँ, हमारे शहर में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय संग्रहालय है। वहाँ हमने जिस वस्तुओं को देखी उनमें से 10 वस्तुओं के बारे में रिपोर्ट निम्नलिखित है। वस्तुएं, समय, काल, स्थान, प्रदर्शन का कारण। वस्तुएं, समय, काल, स्थान, प्रदर्शन का कारण। नंबर 1 खंडित कांटे पहनने नारी मूर्ति 2500 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो आमरी। नारी जीवन में आभूषणों की महत्व को बताने हेतु। नंबर 2 तांबे की अंगूठियां और चूड़ियां 2600 ईस्वी पूर्व। चन्नू आभूषणों के क्रमिक विकास को समझने हेतु। नंबर 3 पशु आकृति 2600 ईस्वी पूर्व। कोट दीजी पशु प्रेम दर्शाने हेतु। नंबर 4 काजल की बोतल 2400 ईस्वी पूर्व। गुमला श्रृंगार का ज्ञान।
नंबर 5 लिपि युक्त मोहरे 2000 ईस्वी पूर्व। बनावली व्यापार और वाणिज्य की जानकारी देने हेतु। नंबर 6 तांबे की वस्तुएं 6000 ईस्वी पूर्व। देमाबाद व्यवसाय की समझ विकसित करने हेतु। नंबर 7 मिट्टी के बर्तन 2700 ईस्वी पूर्व। सूर को तंदा घरेलू उपकरण का ज्ञान करने के लिए। नंबर 8 बाट और पत्थर के आभूषण 2600 ईस्वी पूर्व। लोथल माप तौल और आभूषण का प्रदर्शन हेतु। नंबर 9 पत्थर के मोती 2300 ईस्वी पूर्व। काली वंगन हस्तकला दर्शाने के लिए। नंबर 10 ताम्र उपकरण 5000 ईस्वी पूर्व। चन्हु डंडू व्यापार और वाणिज्य दर्शाने के लिए। प्रश्न नंबर 12 वर्तमान समय में निर्मित और प्रयुक्त पत्थर धातु और मिट्टी की 10 वस्तुओं के रेखांचित एकत्रित कीजिए और उनकी तुलना अध्याय में दिए गए हड़प्पा सभ्यता के चित्रों से कीजिए तथा आपके द्वारा उनमें पाई गई समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। उत्तर स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।